वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो कल की क्लास में हमने गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। तो गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उनमें प्रमुख कौन कौन सी चीजें थी, देखिए। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखिए, भारत के इतिहास में गुप्त वंश का महत्व बहुत अधिक है। कैसे कि इस काल के जो शासक थे, यानी कि गुप्त वंश के जो शासक थे, वो वैष्णव धर्म को मानते थे। लेकिन इन शासकों ने यज्ञ आदि के माध्यम से हिंदू और बौद्ध धर्म को भी माना था। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने इस वंश में अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। इस वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था और हेनसांग ने बताया था कि गुप्त वंश में जो शासन था वो सुनियोजित था। सुनियोजित कैसे था? सुनियोजित या सुशासित था। इसकी जानकारी हमें मिलती है कि यहां पर कार्यभार कम था और यहां की जनता जो थी वो प्रसन्न थी। इसी समय में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम महाकाव्य के लेखक, इन दोनों का लेखक था, उनका नाम था कालिदास। ये गुप्त वंश में ही हुए थे। इनके अलावा मृच्छ कटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मृच्छकटकम नाटक के लेखक शूद्रक और मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखदत्त इस गुप्त काल में ही हुए थे। इनके अलावा एक सुविख्यात कोशकार जिनका नाम था अमर सिंह, ये भी गुप्त वंश में ही हुए थे। इसके अलावा यहां पर रामायण, महाभारत व मनु संहिता अपने वर्तमान स्वरूप में
अपने वर्तमान स्वरूप में गुप्त वंश में ही आए, गुप्त वंश में ही आए थे। इसके बाद गुप्त काल में ही आर्यभट्ट, वराहमिहिर व ब्रह्मगुप्त ने गणित और ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दशमलव प्रणाली का विकास भी इस गुप्त काल में ही हुआ था। बाद में यह दशमलव प्रणाली यूरोप तक फैली। इसके अलावा इस काल की वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला के प्रमाण झांसी व कानपुर के अवशेषों तथा अजंता व एलोरा के कुछ अवशेषों और दिल्ली में स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ तथा नालंदा से प्राप्त 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज से प्राप्त 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा से धातुकला और वास्तुकला के प्रमाण मिलते हैं। ये हुई गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। एक बार दोबारा से देख लेते हैं गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी। तो गुप्त वंश का भारत के इतिहास में बहुत ही महत्व था। यहाँ के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन गुप्त वंश के शासक बौद्ध और हिंदू धर्म को भी मानते थे। इनकी जानकारी हमें मिलती है कि समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसके समय एक चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। उसके अनुसार हमें पता चलता है कि यहाँ का जो शासन था वो सुनियोजित था, यानी कि यहाँ पर कर भार ज्यादा नहीं था। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पूछ लेता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? ये नाटक है और इसके रचयिता है कालिदास। और रघुवंशम इनका एक महाकाव्य है, इसके रचयिता भी कौन है? कालिदास। ये इसी समय यानी गुप्त वंश के समय ही हुए थे। मृच्छकटिकम ये नाटक है और इसके लेखक हैं शूद्रक, ये भी गुप्त वंश के समय में ही हुए थे। मुद्रा राक्षस नामक नाटक जिसके लेखक हैं विशाखादत्त और एक प्रसिद्ध कोशकार हुए थे जिनका नाम था अमर सिंह, ये सब गुप्त वंश में ही हुए थे। रामायण महाभारत और जो अपनी मनु संहिता है, इन्होंने अपना वर्तमान रूप जो लिया था वो गुप्त वंश में ही लिया था। आर्यभट्ट
जो प्रसिद्ध गणितज्ञ था वराहमिहिर ब्रह्मगुप्त, इन्होंने गणित व ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत अधिक योगदान दिया है। दशमलव प्रणाली का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ था और बाद में भारत से यह प्रणाली यूरोप तक फैली। गुप्त वंश की वास्तुकला, चित्रकला और धातु कला के प्रमाण हमें झांसी व कानपुर के अवशेषों से मिलते हैं, अजंता व एलोरा की गुफाओं से मिलते हैं। दिल्ली में स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ जो कि बिना जंग खाए हुए आज तक वैसा की वैसा बना हुआ है, तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय भारत की जो धातु कला थी वो कितनी उत्कृष्ट थी। नालंदा से प्राप्त 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध की मूर्ति मिली है और सुल्तानगंज से 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा मिली है। कभी कभी पूछ लेता है भारत में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, तो नालंदा से, और 7.5 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध की मूर्ति ये कहां से प्राप्त हुई है, सुल्तानगंज से। एक छोटा क्वेश्चन यहां भी बनता है कि भारत में धातु कला का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण कहां उपलब्ध होता है, तो दिल्ली में स्थित मेहरौली का लौह स्तंभ भारत में धातु कला का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं गुप्त वंश का समाज। आगे देखिए गुप्तकालीन समाज। परंपरागत रूप से गुप्तकालीन समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। वो 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए ब्राह्मणों का इस समय समाज में सर्वोच्च स्थान था। इनका जो कार्य था वो था अध्ययन, अध्यापन व यज्ञ और दान करना। क्षत्रियों का कार्य था राष्ट्र की सेवा करना। वैश्यों का प्रमुख कार्य था व्यापार व वाणिज्य, और शूद्र का जो कार्य था वो था सेवा करना। इसके बाद में जो नारियों की स्थिति थी वो आदर्श स्थिति थी, यानी कि नारियों को समाज में उचित स्थान प्राप्त था। किनके लिए? नारियों के लिए। प्रत्येक धार्मिक कार्य में स्त्रियों की उपस्थिति अनिवार्य थी। उस समय पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी और नारियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। गुप्तकालीन समाज में विवाह के 8 प्रकार थे तथा इस समय स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। इसके अलावा पुत्र ना होने पर, यानी कि पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर
पुरुष की संपत्ति पर स्त्री का अधिकार होता था। इस तरह आपके सिलेबस में गुप्तकालीन समाज के बारे में बताया गया है। एक बार दोबारा से अध्ययन करते हैं कि गुप्तकालीन परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों को प्राप्त था। इनका प्रमुख कार्य था अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान करना। क्षत्रियों का प्रमुख कार्य राष्ट्र की सेवा करना होता था। वैश्य व्यापार और वाणिज्य करते थे और शूद्रों का कार्य था सेवा करना। ये जो 4 वर्ण हैं, इनका आधार गुण व कर्म ना होकर के जन्म था। ठीक है। समाज में स्त्रियों को आदर्श तथा उचित स्थान प्राप्त था। प्रत्येक धार्मिक कार्य में स्त्रियों की उपस्थिति अनिवार्य थी। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी और स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। यहाँ विवाह के 8 प्रकार थे। स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी और जिसके पुत्र नहीं होता था या पुत्र के अभाव में उस पुरुष की संपत्ति पर स्त्री का अधिकार भी होता था। तो ये रहा गुप्तकालीन समाज। तो यहाँ पे गुप्त वंश जो है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। इसके बाद में नए वंश पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। इससे पहले एक मिस्टेक हुई थी, उसके लिए सॉरी। मिस्टेक क्या थी कि मैंने अभी बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मैंने अभी बताया कि हिंसांग, वहां हिंसांग नहीं है, वहां फाइयान कर लेना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था यात्री? फाइयान, उसको कर लेना। ठीक है ना। हिंसांग अभी आएगा हर्षवर्धन के समय। ठीक है भाई। अब देखिए वर्धन वंश। जिसका दूसरा नाम है पुष्यभूति वंश। 6वीं शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति ने इस वर्धन वंश की स्थापना की थी। इस काल में यानी कि वर्धन वंश में 3 प्रमुख राजा हुए थे। उनमें प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन व हर्षवर्धन थे। देखिए प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में शासक बनता है राज्यवर्धन। लेकिन इस राज्यवर्धन को बंगाल का एक गौड़ शासक जिसका नाम है शशांक, वो मार देता है। यानी कि राज्यवर्धन की हत्या कौन करता है? बंगाल का गौड़ शासक शशांक, लगभग 606 ईस्वी में। इसके बाद में शासक बनता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन शासक बनता है 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक।
हर्षवर्धन के शासक बनने से पहले जो गौड़ शासक शशांक है वो राज्यवर्धन की मृत्यु कर देता है। उस समय हर्षवर्धन की एक बहन जिसका नाम है राजश्री, ये अपने प्राणों को बचा करके कहीं स्थान पर छुप जाती है, दूसरे स्थान पर। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन शासक बनता है तो सबसे पहले अपनी बहन राजश्री का पता लगाता है। इसके बाद हर्षवर्धन कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के साथ मिलकर संधि कर लेता है, यानी कि भास्कर वर्मा और हर्षवर्धन दोनों में संधि हो जाती है। ये दोनों की जो संयुक्त सेना है वो किसे खदेड़ने के लिए जाते हैं? इस गौड़ शासक शशांक को खदेड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की सेना से इनकी मुठभेड़ हो जाती है, यानी कि जो संयुक्त सेना है भास्कर वर्मा और हर्षवर्धन, इन दोनों की सेनाएं इस शशांक को खदेड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन रास्ते में नर्मदा नदी के आसपास पुलकेशिन द्वितीय की सेना से इनका सामना हो जाता है और लगभग 620 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय की सेना इनकी सेना को खदेड़ देती है। उस समय हर्षवर्धन का जो साम्राज्य होता है वो भारत में देखिए कहां कहां होता है। देखिए भारत में हर्षवर्धन का जो साम्राज्य होता है वो पूर्व में गंजाम, और गंजाम उस समय कहां था? उड़ीसा में। उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, पूर्व में वल्लभी, ये वल्लभी स्थान वर्तमान में गुजरात में है, और दक्षिण में नर्मदा नदी तक इसका साम्राज्य होता है। यानी कि इस तरह से ये जो साम्राज्य है ये सब किसका साम्राज्य होता है? हर्षवर्धन का साम्राज्य होता है। और हर्षवर्धन अपने साम्राज्य की जो राजधानी बनाता है वो कन्नौज को बनाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हर्षवर्धन ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और वह सूर्य व शिव की उपासना करने लगता है। इसी समय हर्षवर्धन गंगा व यमुना के संगम यानी कि प्रयाग में दान महोत्सव का आयोजन करता है, और प्रत्येक वर्ष दान महोत्सव का आयोजन करता है। लेकिन 6वें दान महोत्सव में एक चीनी यात्री हैनसांग इसके दान महोत्सव में शामिल होता है। हर्षवर्धन के काल में हर्षवर्धन ने अपने समय में नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका ग्रंथों को लिखा था। इसी समय हर्षवर्धन ने वाणभट्ट, मयूर, सुबंधु, मातंग दिवाकर, व ईशान आदि विद्वानों को आश्रय दिया था। और हर्षवर्धन के समय ही चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबार में रहता था,
इसने जो ग्रंथ लिखे उनमें कादंबरी व हर्षचरित प्रसिद्ध हैं। तो यह हुआ वर्धन वंश अथवा पुष्यभूति वंश। इसके बारे में एक बार पुनः जानकारी करते हैं कि वर्धन वंश का दूसरा नाम है पुष्यभूति वंश। इस वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति ने की थी। इस वंश में 3 प्रमुख राजा हुए थे, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में शासक बनता है राज्यवर्धन, लेकिन राज्यवर्धन को बंगाल का गौड़ शासक जो शशांक होता है वो मार देता है लगभग 606 ईस्वी में। इसके बाद में शासक बनता है हर्षवर्धन और इसका शासनकाल होता है 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक। हर्षवर्धन के समय से पहले जब राज्यवर्धन की मृत्यु बंगाल का शासक शशांक कर देता है तो इसकी छोटी बहन राजश्री अपनी प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली जाती है। तो सबसे पहले हर्षवर्धन राजा बनते ही अपनी बहन राजश्री का पता लगाता है और हर्षवर्धन कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के साथ संधि कर लेता है। यानी भास्कर वर्मा और हर्षवर्धन दोनों की सेनाएं इस शशांक के विरुद्ध जाती हैं, लेकिन रास्ते में ही एक चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की सेना से सामना हो जाता है और 620 ईस्वी में इनकी सेना पराजित हो जाती है। हर्षवर्धन ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यह सूर्य और शिव का उपासक था। हर्षवर्धन ने गंगा और यमुना के संगम पर यानी कि प्रयाग में प्रत्येक वर्ष एक दान महोत्सव का आयोजन करना शुरू किया और 6वें दान महोत्सव में एक चीनी यात्री जो हेनसांग था वो सम्मिलित हुआ था। हर्षवर्धन की प्रमुख जो रचनाएं थी, जो नाटक थे, वो थे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। एग्जाम में पूछ लेता है हर्षवर्धन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो याद रखना है तीनों रचना नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्ष के दरबार में वाणभट्ट, मयूर, सुबंधु, मातंग दिवाकर और ईशान आदि विद्वान रहते थे। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। वाणभट्ट ने हर्ष के दरबार में रहकर के कादंबरी और हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखे थे। हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो पूर्व में गंजाम उड़ीसा, पश्चिम में वल्लभी गुजरात, उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों और दक्षिण में नर्मदा नदी तक था। इस संपूर्ण साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। यह हुआ अपना वर्धन वंश। यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। अगली क्लास में यानी कि कल आपको पढ़ाया जाएगा पाल वंश के बारे में। पीडीएफ जो फाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।